हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएएस पीसीएस केंद्र। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी की, भारत की अर्थव्यवस्था की बात करने वाले हैं। और हाँ, नोट्स की बात करें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर वहां से नोट्स के लिए सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं एक एक करके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएएस पीसीएस केंद्र। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी की, भारत की अर्थव्यवस्था की बात करने वाले हैं। नोट्स की बात करें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो आप जाकर वहां से नोट्स के लिए सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, एक एक करके सारी बातों को डिस्कस करते हैं। और हाँ, ये वीडियो चूंकि रिवीजन के पर्पज से बनाई गई है, तो इसमें उतना ही एक्सप्लेन किया गया है जितना की जरूरत है, ताकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी नहीं हो। हाँ, उतना एक्सप्लेन जरूर कर दिया गया है ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, उसके बाद आप आराम से रिवीजन करते रहें। नोट से रिवीजन करना है तो नोट से करते रहें, वीडियो से करना है तो वीडियो से करते रहें। चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, स्टार्टिंग में हो सकता है कुछ एक मिनट तक विजिबिलिटी को लेकर थोड़ी दिक्कत हो, लेकिन कुछ एक मिनट तक ही थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा, आगे सारी चीज़ें क्लियर दिखेंगी। हालांकि आवाज़ आपको अच्छे से सुनाई देगी। तो चलिए, इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की, भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप की। भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप की बात की जाए, नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी की बात की जाए, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है, आपको पता ही है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की जो विशेषता है ना, वो कौन कौन सी विशेषता है। देखिए, यहाँ पर कृषि की प्रधानता है, भारत की बात की जाए तो कृषि की प्रधानता है, मतलब 50% से अधिक लोग कृषि में लगे हुए हैं। और श्रम आधिक्य है। भारत की अर्थव्यवस्था की अगली विशेषता की बात की जाए तो श्रम अधिक अर्थात लेबर सरप्लस है यहाँ पर, मतलब जितनी जरूरत है उससे ज्यादा है, श्रम अधिक अर्थव्यवस्था है। ठीक है। प्रति व्यक्ति आय जो है ना भारत में वो कम है, प्रति व्यक्ति आय कम है। ये सारी जानकारी आप थोड़ा सा रखिएगा, क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं और पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चंस, तो दो चार बात ध्यान रखिएगा। वैसे आपको पता ही है हल्का फुल्का, बस इनको देख लीजिए, दिमाग में सेट कर लीजिए इन बातों को। हाँ, बेरोजगारी की बात की जाए तो बेरोजगारी अधिक है। ठीक है। और एक भारत जो है एक विकासशील देश है, ठीक है, डेवलपिंग कंट्री है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं, इनको ध्यान रखिएगा। हाँ, अर्थव्यवस्था के प्रकार की बात कर ली जाए, कौन कौन से प्रकार हैं, उसके बाद बात करेंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है। देखिए, अर्थव्यवस्था के प्रकार की बात की जाए तो एक तो आप जानते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इसमें क्या होता है, इसमें जो उत्पादन के साधन है ना, साधन कहने का मतलब जो पूंजी उसमें लगाई जा रही है, या फिर जो श्रम लग रहा है, या फिर जो भूमि यूज की जा रही है, तो साधन का मतलब यहाँ पर मैंने लिख ही दिया है, साधन के अंतर्गत ये सब चीज़ें आ जाएंगी, पूंजी, श्रम, भूमि आदि। ठीक है। तो वही यहाँ पर लिखा गया है कि जो उत्पादन के जो साधन है ना, उन पर अधिकार किसका होगा, निजी लोगों का, प्राइवेट लोगों का अधिकार होगा। ठीक, पूंजीवादी कैपिटलिस्ट में, पूंजीवादी कैपिटलिस्ट बोल रहा हूँ, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। फॉर एग्जांपल, जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहाँ कहाँ पर है, सबसे बड़ा एग्जांपल हो गया आपको अमेरिका, यूएसए, जर्मनी है, ठीक है, कनाडा है, फ्रांस है, ये सब। समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो वहाँ पर उत्पादन के साधन पर किसका अधिकार होता है, सरकार का अधिकार होता है। ठीक, सरकार का अधिकार होता है, गवर्नमेंट का अधिकार होता है। एग्जाम्पल के रूप में आप रसिया, चाइना ये ले सकते हैं, रसिया, चाइना समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आ जाएंगे। मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो मिश्रित अर्थव्यवस्था जो होती है ना, वहाँ पर निजी एवं सार्वजनिक, मतलब प्राइवेट और सार्वजनिक अर्थात सरकारी अर्थात गवर्नमेंट, दोनों क्षेत्रों की विद्यमानता होती है, मतलब एग्जिस्टेंस होता है। दोनों क्षेत्र, दोनों वहाँ पर काम करते हैं, निजी क्षेत्र वाले भी, प्राइवेट सेक्टर वाले भी, और सरकारी अर्थात गवर्नमेंट सेक्टर वाले भी, मतलब सरकार भी। और आपको यही ध्यान रखना है कि भारत जो है ना वो मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है, मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है, मिक्स्ड इकोनॉमी पर आधारित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान में रखिएगा। ऊपर मैंने लिख ही दिया है इसको, है यहाँ पर देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था में भारत की अर्थव्यवस्था जो है ना मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। ठीक है, निजी अर्थात प्राइवेट एवं सार्वजनिक क्षेत्र दोनों की विद्यमानता होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था में। ठीक, तो ये सारी बातें मैंने बता दी हैं। बंद अर्थव्यवस्था की बात कर ली जाए तो देखिए, बंद अर्थव्यवस्था कहने का मतलब हुआ कि बाहरी देश से किसी प्रकार का, मतलब आयात निर्यात नहीं हो रहा हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं हो रहा हो। जैसे भारत जो है ना 1991 के पहले ऐसा ही था, उसके बाद 1991 में एलपीजी लाया गया, उसकी इसकी बात हम बाद में कर लेंगे, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। ठीक, तो बंद अर्थव्यवस्था के बाद बात की जाए, हाँ, राष्ट्रीय आय की बात की जाए, नेशनल इनकम की बात की जाए तो ये इंपॉर्टेंट बात एक ध्यान रखिएगा नेशनल इनकम में, कि दादा भाई जो नौरोजी है ना, दादा भाई नौरोजी, इन्होंने भारत में सर्वप्रथम सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। कब? 1868 में, 1868 में। और ये किस में प्रकाशित की गई थी ये बात, किस पुस्तक में? ये पुस्तक का नाम भी इंपॉर्टेंट है, आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे या फिर पढ़ लिए होंगे। पुस्तक का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक,
तो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है। सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था दादा भाई नौरोजी ने 1868 में, जिसको प्रकाशित किया गया था किसमें, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है। उसके बाद एक ध्यान रखिएगा, स्वतंत्रता के पश्चात, आज़ादी के पश्चात 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया जाता है। तो ये डेट थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया जाता है। किस कार्य के लिए? राष्ट्रीय आय की गणना हेतु रिपोर्ट तैयार करने के लिए। ठीक है। और इसकी जो अध्यक्षता की थी ना इस समिति की, वो की थी पीसी महालनोबिस ने। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं अगर रखना चाहते हैं तो। इस समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट दी थी 1951 में, दूसरी 1954 में। पहली वाला ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद हाँ 1951 में क्या होता है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना होती है। 1951 में, डेट थोड़ा सा ध्यान रखिए। कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है। किस कार्य के लिए? राष्ट्रीय आय की गणना के लिए। राष्ट्रीय आय की गणना के लिए किसकी स्थापना होती है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये नाम जरूर ध्यान रखिएगा। लेकिन ये बात भी अब ध्यान रख लीजिएगा, सीएसओ की बात करें तो इसका विलय कर दिया गया है किसके साथ? एनएसएसओ के साथ। यहाँ पर मैंने लिख दिया है, ये सीएसओ का विलय कर दिया गया है एनएसएसओ के साथ। सीएसओ अर्थात सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, एनएसएसओ अर्थात नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय, और सीएसओ केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो ये सारी बातें हैं। इन दोनों का विलय करके क्या बन गया है? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। तो ये सब ध्यान रख लीजिएगा। राष्ट्रीय आय की गणना की बात की जाए तो राष्ट्रीय आय की गणना के लिए जो विधियां हैं, विधियों में ये 3 नाम विशेष रूप से जरूर ध्यान रख लीजिएगा। जैसे एक है उत्पादन विधि अर्थात प्रोडक्शन मेथड, उत्पादन विधि अर्थात प्रोडक्शन मेथड। दूसरा है आय विधि अर्थात इनकम मेथड। व्यय विधि अर्थात एक्सपेंडिचर मेथड। देखिए, उत्पादन विधि की बात की जाए तो हालांकि अभी जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी पढ़ेंगे ना, उसमें जो छोटी मोटी चीजें हैं इसमें वो क्लियर हो जाएंगी। बट आपको इसमें नाम ध्यान में रखना है कि राष्ट्रीय आय की गणना की जो विधियां हैं वो कौन कौन सी है? उत्पादन विधि, नाम ध्यान रखिएगा। उसके बाद आय विधि, उसके बाद व्यय विधि। तीनों नाम जरूर ध्यान में रखिएगा। हाँ, उत्पादन विधि में आप देख सकते हैं कि समस्त जो संसाधन, जितने भी रिसोर्सेज हैं, उनके द्वारा जो उत्पादन हो रहा है, कौन सा उत्पादन? कुल अंतिम उत्पादन, फाइनल प्रोडक्शन। अभी जीडीपी देखेंगे तो वहां पर ये चीज क्लियर हो जाएगी। अंतिम उत्पादन का मतलब क्या है, फाइनल प्रोडक्शन का मतलब। ठीक, तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा। आय विधि की बात की जाए तो देखिए इसमें क्या होता है ना, समस्त जितने भी संसाधन है, जितने भी संसाधन रिसोर्सेज हैं, उनके द्वारा अर्जित, उनके द्वारा जो कमाया गया है, क्या? कुल आय, अर्जित, अर्नड, कुल आय। और इसमें क्या देखते हैं? इसमें तो अर्जित कुल आय देखते हैं। व्यय विधि में क्या देखते हैं? समस्त उपभोग, जितना भी उपभोग हुआ है अर्थात कंजम्पशन हुआ है या फिर खर्च हुआ है, उनका योग। ठीक, व्यय विधि में। चलिए, जो छोटी मोटी चीजें हैं जैसे इसमें फाइनल प्रोडक्शन, ये अंतिम उत्पादन, ये अभी क्लियर हो जाएगा जीडीपी जब देखेंगे तो। देखिए, राष्ट्रीय आय की अवधारणा की बात की जाए, राष्ट्रीय आय की अवधारणा की बात की जाए, कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो 3 बातों को हम यहाँ पर देखेंगे। एक तो जीडीपी, एक जीएनपी और एक एनएनपी। मुख्य रूप से इन्हीं तीनों को देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। चलिए, जीडीपी की बात की जाए अर्थात ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद की बात की जाए तो ये किसी भी देश की भौगोलिक सीमा अर्थात जियोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर एक वित्तीय वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष सामान्यतः 1 वर्ष का ही लिया जाता है, तो एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य। देखिए, मान लीजिए ये कोई देश है, कोई भी देश है ये। अब इस देश के अपने नागरिक भी होंगे इस देश में और विदेशी भी होंगे। तो जीडीपी क्या बोलता है? जीडीपी क्या है कि किसी भी देश की भौगोलिक सीमा, ये भौगोलिक सीमा हो गई, ये बाउंड्री हो गई, तो भौगोलिक सीमा के अंदर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य, अर्थात इस देश के अंदर जो भी हैं, नागरिक हैं तो नागरिक भी, विदेशी हैं तो विदेशी भी, दोनों के द्वारा उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का जो कुल मौद्रिक मूल्य होगा वो जीडीपी होगा उस देश का। इसमें नागरिक और विदेशी दोनों आ जाएंगे इस देश की सीमा के अंदर। ठीक, ये इसका मतलब हुआ। अंतिम वस्तुओं का क्या मतलब हुआ? देखिए, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल से समझिए, बिस्किट बनता है, बिस्किट के लिए कच्चा माल में आप गेहूं को ले लीजिए। ठीक है, अब गेहूं को खरीदने में पैसे लगेंगे, फिर इसको पिसाने में पैसे लगेंगे, मतलब आटा बनाने में, फिर बेकिंग करने में पैसे लगेंगे, खर्च लगेंगे। अंत में मतलब ये प्रोसेस से गुजरने के बाद ये बिस्किट तैयार हो जाएगा ना। ठीक है, बिस्किट ये तैयार हो जाएगा। तो बिस्किट तैयार होने के बाद इसका जो प्राइस फिक्स किया जाता है बिस्किट का, उसमें तो सब शामिल कर लिया जाता है ना, इसके पीछे जितने भी खर्च लगे हैं, जितने भी पैसे लगे हैं, उन सबको इसमें शामिल कर लिया जाता है बिस्किट में।
ठीक है, तो जब इसी में सब शामिल कर लिया गया है तो इसको देखने की क्या जरूरत है, गेहूं, आटा और ये जो बेकिंग में खर्च लगे हैं, मतलब पैसे लगे हैं, उनको देखने की जरूरत नहीं है। मतलब अंतिम वस्तु जो बनकर तैयार हुई है, जैसे ये बिस्किट बनकर तैयार हुआ है, तो इसका जो मौद्रिक मूल्य है, इसी को अगर काउंट कर लेते हैं तो इसके पीछे जितनी भी चीजें इसमें ऐड की गई हैं वो सारी चीजें इसमें इंक्लूड हो जाएंगी, शामिल हो जाएंगी, अलग से ऐड करने की जरूरत है नहीं। मान लीजिए इसमें गेहूं लगा था तो अब गेहूं का पैसा अलग से जोड़ेंगे, फिर गेहूं का पैसा तो इसमें जोड़ लिया गया है ना, जो बिस्किट बनकर तैयार हुआ है, बिस्किट जो मार्केट में आया है उसमें सारे पैसे ऐड कर लिए गए हैं, तो डबल ट्रिपल काउंटिंग हो जाएगी, एरर आ जाएगा। इसीलिए अंतिम वस्तुओं का जो मौद्रिक मूल्य है ना उसको काउंट किया जाता है, अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का। ये ध्यान रखना है तो ध्यान रख सकते हैं कि किसी भी अर्थव्यवस्था की जो वृद्धि दर होती है ना, ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी जो होती है, किसी भी अर्थव्यवस्था की जो वृद्धि दर होती है वो क्या होती है, जीडीपी में होने वाला वार्षिक प्रतिशत परिवर्तन, मतलब जो परसेंटेज चेंज होता है ना एक वर्ष में, परसेंटेज जो चेंज होता है, ठीक ना, उसी को अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कहा जाता है। जो बस ऐसे ही हल्का फुल्का ध्यान रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। जीएनपी की बात की जाए अर्थात ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद की बात की जाए तो ये किसी भी देश के जो नागरिक हैं वो देश के अंदर में रह रहे हों या फिर बाहर में रह रहे हों, दोनों के द्वारा एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य है। इसका मतलब क्या हुआ, समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, जैसे मान लीजिए भारत है, भारत के अंदर में जो नागरिक हैं उनके द्वारा जो उत्पादन किया जा रहा है, उनके द्वारा जो सेवा दी जा रही है, उनका जो मौद्रिक मूल्य है। और भारत के जो नागरिक विदेश में रह रहे हैं, विदेश में भी तो रह रहे हैं ना भारत के नागरिक, तो उनके द्वारा जो उत्पादन किया जा रहा है कहां पर, विदेश में, और उनके द्वारा जो सेवा दी जा रही है उनका जो मौद्रिक मूल्य होगा ना उनको, और भारत के अंदर जो नागरिक है उनके द्वारा जो उत्पादन किया जा रहा है, सेवा दी जा रही है, उनका जो मौद्रिक मूल्य है, दोनों के मौद्रिक मूल्य को मिला दिया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, जीएनपी हो जाएगा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कोई देश है, देश के अंदर जो नागरिक हैं, ठीक, तो इस नागरिक के द्वारा, इन नागरिकों के द्वारा जो उत्पादन किया जा रहा है, सेवा दी जा रही है, इनका मौद्रिक मूल्य, और देश के बाहर जो नागरिक हैं, ठीक, इसी देश के नागरिक जो कि बाहर में रह रहे हैं किसी और देश में, इनके द्वारा जो उत्पादन किया जा रहा है, जो सेवा दी जा रही है, सर्विस दिया जा रहा है, ठीक है, इनका जो मौद्रिक मूल्य है, दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, जीएनपी हो जाएगा। जबकि जीडीपी में क्या था कि एक जियोग्राफिकल बाउंड्री के अंतर्गत, ये मान लीजिए कोई देश है, इसका ये बाउंड्री है, इसकी ये बाउंड्री है, इसके अंतर्गत, इसके अंदर ये एक नागरिक, मतलब ये नागरिक आ जाएंगे, इस देश के नागरिक आ जाएंगे, और इसमें विदेशी भी आ जाएंगे, विदेशी भी तो होंगे इसमें। तो जीडीपी क्या बोलता है कि किसी भौगोलिक सीमा के अंदर, ठीक है, उस भौगोलिक सीमा के अंदर उस देश के जो नागरिक हैं और जो बाहर के लोग हैं, मतलब विदेशी हैं, उनके द्वारा जो उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुएं हैं और सेवाएं हैं, उनका जो मौद्रिक मूल्य है वो क्या होता है, जीडीपी होता है। तो दोनों में ये डिफरेंस है। अब मैथमेटिकल फॉर्म में इसको दिखाने जाइएगा तो कैसे दिखाइएगा, ऐसे, ये हो गया जीएनपी, समझिएगा इस बात को, ये हो गया जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी। अब एक बात देखिएगा, ये जीडीपी है, जीडीपी में तो विदेशी भी आ जाएंगे ना, हमें विदेशी को शामिल नहीं करना है, किसमें, जीएनपी में, तो विदेशी वाले को माइनस कर लेते हैं, माइनस कर देते हैं किसको, ये एम विदेशी के लिए लिया है मैंने, यहाँ पर नोट कर दिया है नीचे में, टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक, एम मान लेते हैं, एम है, जो विदेशी हैं उनके लिए एम यूज कर लिया। अब देखिए, अब जीडीपी में से आपने जैसे ही एम माइनस किया, यहाँ पर से इस विदेशी को काट दिया, क्रॉस कर दिया, तो केवल ये नागरिक बच गया, ये नागरिक वाला ऑप्शन बच गया इस देश के अंदर, मतलब इस भौगोलिक सीमा के अंदर में। लेकिन इस भौगोलिक सीमा के बाहर भी इसी देश के नागरिक रहते हैं, इनको भी शामिल करना है किसमें, जीएनपी में। तो ये जो बाहर वाले हैं ना, इनको प्लस कर दिया, प्लस 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 ऐड कर दिया, ये एक्स मान लेते हैं, जो बाहर में रह रहे हैं उनके लिए एक्स, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे ना तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा, जगह नहीं है, ऊपर मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, जीडीपी प्लस, ये प्लस एक्स है, एक्स को पहले लिख देता हूँ, माइनस एम, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही बात है, ठीक। तो ये मैथमेटिकल फॉर्म में नीचे लिखा हुआ है, उसको समझाने के लिए मैंने ये बताया, जीएनपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम। एक्स क्या है, देश के नागरिकों के द्वारा विदेशों में अर्जित आय, विदेश में जो अर्जित आय है देश के नागरिकों के द्वारा, वो एक्स है, ठीक है। तो जीडीपी में एक्स को तो ऐड कर दिया गया, बट जीडीपी में विदेशी भी होते हैं तो उनको तो हटाना पड़ेगा, वही यहाँ पर माइनस एम किया गया है। एम क्या है, विदेशियों द्वारा देश में अर्जित, मतलब विदेशियों के द्वारा जो अपने देश में अर्जित आय है उनको माइनस करना पड़ेगा। जैसे भारत में जो विदेशी रह रहे हैं, वो जो अर्जित, मतलब आय अर्जित कर रहे हैं, आय पैसा कमा रहे हैं, उनको माइनस करना पड़ेगा, तभी जीएनपी मिल पाएगा, ठीक है। और हाँ, इसका क्या मतलब हुआ ये भी थोड़ा समझ लीजिए, जीडीपी प्लस ये जो है ना, इसका मतलब ये हुआ, क्या मतलब हुआ इसका, ये एक्स क्या है, अपने देश के नागरिक के द्वारा जो आय अर्जित किया जा रहा है, कहाँ से, देश के बाहर से,
देश के बाहर से, मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में, देश के बाहर से इतने रुपए आ रहे हैं 100 करोड़, और देश के अंदर में जो विदेशी हैं वो भी तो यहाँ से, यहाँ के पैसे बाहर ले जा रहे हैं। मान लीजिए ये कमा रहे हैं यहाँ पर 80 करोड़, ठीक, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 करोड़। कायदे से देखा जाए तो हमें 20 करोड़ का ही फायदा हो रहा है, ठीक, 20 करोड़ ही हमें मिल रहे हैं। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ विदेश से अर्जित शुद्ध आय, नेट इनकम इसको बोलते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो नेट इनकम कितने का हुआ यहाँ से, ये दोनों को माइनस करेंगे तभी तो मिलेगा। वो नेगेटिव में भी आ सकता है, पॉजिटिव में भी हो सकता है। हाँ, दोनों अगर इक्वल हो जाते हैं, दोनों इक्वल हो जाते हैं, मतलब जितना क्या बोलते हैं, विदेशों से अर्जित आय है, विदेश से जितना आय अर्जित होकर आ रहा है, कमा कर ला रहे हैं, ठीक है, और देश में जो बाहर के लोग रहकर कमा रहे हैं, वो दोनों जब बराबर हो जाएगा तो जीएनपी और जीडीपी बराबर हो जाएंगे। ये तो आप कर सकते हैं इस फॉर्मूला से, ये मुझे ज़्यादा समझाने की जरूरत है नहीं। हाँ, ये भी थोड़ा ध्यान रख सकते हैं कि बंद अर्थव्यवस्था में, क्लोज्ड इकोनॉमी में एक्स और एम बराबर होंगे तो वहाँ भी जीएनपी और जीडीपी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे एक दूसरे के। उसके बाद बात की जाए शुद्ध राष्ट्रीय आय की, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की, नेट नेशनल प्रोडक्ट की बात की जाए, एनएनपी की बात की जाए, तो ये क्या होता है, जीएनपी में से जो मूल्य का ह्रास होता है ना, जीएनपी में से मूल्य ह्रास को, डेप्रिसिएशन को घटा दिया जाता है तो वो शुद्ध राष्ट्रीय आय दे देता है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद मिल जाता है वहाँ से। इसका मतलब क्या हुआ, एनएनपी का मतलब देखिए, ये जीएनपी में से आपको क्या करना है, खाली मूल्य ह्रास को, जो मूल्य का डेप्रिसिएशन हो रहा है वो माइनस कर देना है, तो क्या मिल जाएगा आपको, एनएनपी मिल जाएगा। वही ऊपर लिखा गया है भाई, एनएनपी का मतलब क्या हुआ, ये जीएनपी मिल जाएगा ना, यहाँ जीडीपी प्लस विदेश से अर्जित शुद्ध आय, ऊपर जो मैंने लिखा है। अब इसमें से आपको मूल्य ह्रास घटा देना है तो वो क्या दे देगा, एनएनपी देगा। थोड़ा सा ये ध्यान रख लीजिएगा। हाँ, एनएनपी को ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है, ये हल्का फुल्का आप ध्यान रख सकते हैं। प्रति व्यक्ति आय की बात कीजिए तो प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, पर कैपिटा इनकम क्या होती है, एक व्यक्ति के हाथ में कितनी आय हो रही है, कितने पैसे आ रहे हैं, उसकी बात की जाए तो देखिए, जो एनएनपी है मतलब टोटल जो राष्ट्रीय आय है उसमें देश की जो कुल जनसंख्या है, अगर देश की बात की जाए तो देश की जो कुल जनसंख्या उससे भाग दे दिया जाए तो प्रति व्यक्ति आय आ जाएगी देश की। ठीक, आप समझ पा रहे हैं इस बात को। हाँ, इसमें जो इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी है वो ये ध्यान में रखनी है कि किसी भी देश की आर्थिक जो वृद्धि है ना, ग्रोथ है, उसका सबसे उपयुक्त, सबसे एक्यूरेट जो मापदंड है, मेजर है, वो कौन सा है, प्रति व्यक्ति आय ही है। इसी से पता चलता है उस देश की जो लाइफस्टाइल है, उस देश का जो जीवन स्तर है वो क्या है। ठीक है, तो किसी भी देश के जीवन स्तर का सबसे महत्वपूर्ण आधार है क्या, प्रति व्यक्ति आय, ध्यान रखिएगा। हाँ, थोड़ा सा ये ध्यान रख सकते हैं कि सर्वाधिक जो प्रति व्यक्ति आय है, अगर राज्य में बात की जाए भारत के अंदर, तो सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय कहाँ पर है, गोवा में, उसके बाद दूसरे नंबर पर सिक्किम है, फिर दिल्ली है। सबसे कम की बात की जाए तो बिहार है, उसके बाद उत्तर प्रदेश है, उसके बाद झारखंड है। ठीक है, हाँ, एक दो इंपॉर्टेंट बात ध्यान रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कि हिंदू वृद्धि दर जो है ना, ये संबंधित है, किससे संबंधित है, राष्ट्रीय आय से, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हाँ, जो जीडीपी या फिर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, इसके लिए जो बेस ईयर तैयार किया गया है, जो बेस ईयर है वर्तमान में जिसको आधार माना जाता है, तो बेस ईयर की बात की जाए तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, 2011-12। ठीक, इसी को आधार मानकर राष्ट्रीय आय और जीडीपी की गणना की जाए, राष्ट्रीय आय या फिर जीडीपी की गणना की जाती है। एक बार जल्दी से औद्योगिक वर्गीकरण को देख लेते हैं, हालांकि ये सब जानते होंगे, सिंपल सी बात है। प्राथमिक क्षेत्र की बात की जाए, प्राइमरी सेक्टर की बात की जाए तो ये कौन सा सेक्टर होते हैं, ये वे सेक्टर होते हैं, वे उत्पादन इकाई है, वे प्रोडक्शन यूनिट्स जो उत्पादन के लिए प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं, जैसे कि कृषि का, वानिकी हो गया, ठीक, वन से संबंधित, पशुपालन हो गया, ठीक, मछली पालन, खनिज निकालना आदि, ये सब क्या है, प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित हैं। 2-3 एग्जाम्पल्स ध्यान रख लीजिएगा, जैसे कृषि, वानिकी, पशुपालन। द्वितीयक क्षेत्र की बात की जाए, सेकेंडरी सेक्टर की बात की जाए तो ये क्या होता है, कच्चा माल के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, रॉ मटेरियल्स के रूप में प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र से अपना कच्चा मटेरियल लेते हैं। ये वे उत्पादन का ये है ना जो एक प्रकार के वस्तु को दूसरे प्रकार की वस्तु में परिवर्तित करते हैं, बदलते हैं। जैसे गेहूं है, गेहूं को अभी मैंने जो एग्जाम्पल दिया था, गेहूं को, ये क्या है, कृषि उत्पाद है, ठीक, इसको बदल दिया बिस्किट में, तो ये कहाँ पर होगा, द्वितीय क्षेत्र में होगा। एक प्रकार के उत्पाद से, एक मिनट, ठीक, एक प्रकार की वस्तु को दूसरे प्रकार की वस्तु में परिवर्तित करना, जैसे कारखाने हो गए, विनिर्माण, ये एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, विनिर्माण, ठीक है, ये जरूर ध्यान रखिएगा, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बिजली उत्पादन, खनन, जल की आपूर्ति आदि, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद तृतीय क्षेत्र की बात की जाए, इसी को बोलते हैं सर्विस सेक्टर। तृतीय क्षेत्र की बात की जाए, टर्शियरी सेक्टर की बात की जाए, जिसका कि अन्य नाम सेवा क्षेत्र भी है, सर्विस सेक्टर है। यह वे उत्पादन इकाई है जो सेवाओं का उत्पादन करती है। सेवा कहने का मतलब मान लीजिए पढ़ाया जा रहा है, ये सेवा देना हो गया। डॉक्टर जो हैं,
ठीक, वो सेवा दे रहे हैं, वो सेवा का एक रूप है। ठीक है, तो ये जो कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, इनको देख सकते हैं, जैसे परिवहन हो गया, व्यापार हो गया, शिक्षा हो गया, होटल हो गया, हॉस्पिटल, सरकारी प्रशासन आदि, ये टर्शियरी सेक्टर के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था में जो सर्वाधिक योगदान है वो टर्शियरी सेक्टर का ही है। भारत में आर्थिक सुधार अर्थात इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया की बात की जाए तो देखिए, उस टाइम में आर्थिक सुधार से पहले, रिफॉर्म से पहले भारत में भुगतान संतुलन की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई थी, बैलेंस ऑफ पेमेंट की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई थी। तब जाकर आईएमएफ ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने हेल्प तो की, मदद तो की, लोन तो दिया इसने, बट कुछ शर्तों पर, कुछ कंडीशंस पर। तो उन्हीं शर्तों के तहत ये आर्थिक सुधार को लाया गया, जिसे नई आर्थिक नीति के नाम से जानते हैं। इस रिफॉर्म को कैसे जानते हैं? नई आर्थिक नीति के नाम से जानते हैं। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, इस टाइम में जो वित्त मंत्री थे भारत के, वो कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो यही इसके प्रणेता हैं, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, ये जो सुधार किया गया, ये रिफॉर्म लाया गया, इसको किस नाम से जानते हैं? नई आर्थिक नीति के नाम से जानते हैं। और ये नीति कब अपनाई गई? 1991 में। ध्यान रखिएगा, 1991 में, 1991 में। हाँ, इस नीति के तहत जो मुख्य रणनीति अपनाई गई वो कौन सी रणनीति थी? एलपीजी की, एलपीजी। ठीक है ना, एल अर्थात लिबरलाइजेशन, पी अर्थात प्राइवेटाइजेशन, जी अर्थात ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन निजीकरण, और ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण। और तीनों के मतलब की बात की जाए तो देखिए, इनके मतलब क्या होते हैं, इनका अर्थ क्या होता है। निजीकरण का तो आप जानते हैं, निजीकरण में ये मैं बता चुका हूँ। उदारीकरण के तहत जो अनावश्यक सरकारी नियंत्रण एवं पाबंदियां थी उनसे मुक्त कर दिया गया, उनसे सबको मुक्त कर दिया गया। निजी क्षेत्र के लिए जो नियम कानून बनाए गए थे उनमें भी ढील दी गई। ठीक, तो ये सारी बातें थी। वैश्वीकरण की बात की जाए तो देखिए, 1991 से पहले, मतलब एलपीजी लाने से पहले, भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो बंद अर्थव्यवस्था थी, क्लोज्ड इकोनॉमी थी। लेकिन 1991 में एलपीजी के तहत, मतलब वैश्वीकरण के तहत, भारत की जो अर्थव्यवस्था थी, जो बाजार था, इसको खोल दिया गया। ठीक, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये भी ध्यान रख लीजिएगा, ये तो भी मैंने बताया था, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का जो अग्रदूत है वो किसको माना जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। कुछ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देख लीजिए, हालांकि ये मैंने बता दिया लेकिन फिर से देख लीजिए। आज़ादी से पहले ही, आज़ादी से पूर्व राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने, 1868 में, 1868 में। हाँ, ये भी ध्यान रख लीजिएगा साथ में ही कि आज़ादी से पहले ही, ठीक है ना, ये भी आज़ादी से पहले ही वैज्ञानिक दृष्टि से, ध्यान दीजिएगा, वैज्ञानिक दृष्टि से सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना किसने की? और ये क्वेश्चन बीपीएससी में भी पूछा है। ठीक, वैज्ञानिक दृष्टि से सबसे पहले आय की गणना किसने की? VKRV राव ने, विजेंद्र कस्तूरी रंगा वरदराज राव ने। ये ऑप्शन में दिया हुआ था, VKRV राव। ठीक, थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ प्रमुख शब्दावलियों को देख लेते हैं। प्रमुख शब्दावलियों में सबसे पहले बात करते हैं अवमूल्यन की, डिवैल्यूएशन की। डिवैल्यूएशन की बात की जाए तो विदेशी मुद्रा जो है ना, विदेशी मुद्रा की तुलना में जानबूझकर अपनी जो मुद्रा है, स्वदेशी मुद्रा, उसके मूल्य को कम करना। ऐसा क्यों किया जाता है? फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए $1 की कीमत अभी लगभग 85 रुपये है। ठीक है, सरकार क्या करती है? $1 की कीमत रुपया के मूल्य को गिराकर कितना कर देती है? मान लीजिए 170 रुपये। तो रुपये का क्या हो गया? अवमूल्यन हो गया, अवमूल्यन हो गया। $1 में अब 170 रुपये मिलेंगे। ठीक, इससे होगा क्या? देखिए, यहाँ देख लीजिए, इसका जो मेन उद्देश्य होता है ना, वो क्या होता है? निर्यात को बढ़ाना, एक्सपोर्ट को बढ़ाना। अब निर्यात कैसे बढ़ता है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे $1 का 85 है ना, मान लीजिए, अच्छा $100 कितना हो जाएगा 85 के हिसाब से? 8500, 8500 रुपये। और ये एक जो अवमूल्यन किया गया उसके बाद कितना हो जाएगा? $100 मतलब 17,000 रुपये। 17,000 थोड़ा साफ नहीं दिख रहा होगा, बट आपको सुनाई तो दे ही रहा है ना जो मैं बोल रहा हूँ। ये 8,500, यहाँ पर 17,000। मान लीजिए ये पहले अवमूल्यन से पहले $100 में कोई भारत से चावल मंगा रहा था, यहाँ से चावल जा रहा था, मान लेते हैं कि 85 किलो, समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, 85 kg। अब देखिए यहाँ पर $100 की जो कीमत है वो रुपए में कितनी हो चुकी है? 17,000 अवमूल्यन के बाद से। अब कितना चावल मंगा पाएगा वो? 85 दूनी 170 kg। तो निर्यात बढ़ेगा ना, लोग ज़्यादा सामान मंगाएंगे। अब समझ पा रहे हैं इस बात को, इसलिए निर्यात बढ़ेगा। इससे और क्या होगा? निर्यात तो बढ़ेगा बट आयात कम होगा, हम कम सामान वहाँ से मंगाएंगे। क्यों भाई? क्योंकि जहाँ हम 85 रुपये में $1 का सामान मंगा पा रहे थे, मतलब $1 मिल रहा था हमें, अब वही हमें 170 रुपये देने पड़ेंगे $1 के लिए। तो हमारे लिए काफ़ी महंगा हो जाएगा ना किसी चीज़ को खरीदना, बाहर से मंगाना।
इसलिए, लेकिन विशेष रूप से ध्यान रखिएगा अवमूल्यन का जो उद्देश्य होता है वो होता है एक्सपोर्ट को बढ़ाना। मुद्रास्फीति की बात की जाए, इन्फ्लेशन की बात की जाए तो इसका सामान्य सा अर्थ होता है, बस इतना ध्यान रखेंगे तो काम चल सकता है, महंगाई, महंगाई का बढ़ना, वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में अर्थात उसके मूल्यों में वृद्धि। ठीक है, हाँ, लेकिन ध्यान रखिएगा कि हल्की फुल्की वृद्धि हो तो ये चलता है। अर्थव्यवस्था के विकास के लिए थोड़ा सा इन्फ्लेशन जरूरी है, थोड़ी सी मुद्रास्फीति जरूरी है, बट यहाँ पर लिखा है मैंने, सामान्य वृद्धि अर्थव्यवस्था के लिए ठीक है, लेकिन अधिक वृद्धि हानिकारक है। जरूरत से ज़्यादा वृद्धि हो जाए तो वो हानिकारक है। अस्फीति की बात की जाए तो मुद्रास्फीति के ठीक उल्टा होता है मुद्रा अस्फीति, डिफ्लेशन। ठीक है ना, ये क्या होता है, मंदी, ये मंदी की स्थिति है, ये है मंदी की स्थिति। मंदी की स्थिति कब हो जाएगी, जब लोगों के हाथ में पैसे कम होंगे, सामान तो है बट खरीदने के लिए पैसे नहीं है, खरीदने के लिए पैसे नहीं है तो प्रोडक्शन नहीं होगा, उत्पादन नहीं होगा। ठीक, आप समझ पा रहे हैं, तो मंदी आ जाएगी। ये ठीक उल्टा होता है महंगाई के। महंगाई में क्या है, लोगों के पास पैसे बहुत हैं, जब पैसे बहुत होंगे, समझ पा रहे हैं ना आप मेरी बात को, पैसे जब बहुत होंगे तो सामान, जो बाजार में सामान है उसकी कीमतें बढ़ जाएंगी। यहाँ पर देखिए, बाजार में मुद्रा की कमी के कारण कीमतों में गिरावट आ जाती है। ये तो सही बात है, मुद्रा अस्फीति के केस में मंदी जब आएगी, लोगों के पास पैसे नहीं हैं तो कीमतों में गिरावट आ जाएगी। एक तो लोग खरीद नहीं रहे हैं, उसके बाद से पैसे कम मिल रहे हैं तो लोग उत्पादन करना नहीं चाहेंगे, खरीद भी नहीं रहे हैं तो उत्पादन नहीं करना चाहेंगे। ठीक, तो देख लीजिए यहाँ पर लिखा है उत्पादन एवं व्यापार में कमी आ जाएगी। सिंपल सी बात है। स्टैगफ्लेशन की बात की जाए तो ये क्या होता है, जब इन्फ्लेशन एवं डिफ्लेशन एक ही साथ हो। हाँ, उसके बाद बात की जाए, इसको तो समझाने की जरूरत नहीं है ना, इन्फ्लेशन जब समझा दिया, डिफ्लेशन समझा दिया तो आप समझ ही गए होंगे। मतलब महंगाई भी है, समझ रहे हैं ना, सामान का दाम बढ़ गया है, सामान का दाम भी बढ़ गया है और डिफ्लेशन भी है, मंदी भी है, फिर भी लोग नहीं खरीद रहे हैं, पैसे खर्च नहीं कर रहे हैं। ठीक, सामान का दाम भी ज़्यादा है, महंगा है। डिफ्लेशन के केस में वैसे क्या होता है, सामान का दाम कम हो जाता है, क्योंकि लोग खरीदते ही नहीं है तो सामान का दाम कम करना पड़ेगा। लेकिन स्टैगफ्लेशन में क्या होता है कि महंगाई वैसे ही रहती है, दाम तो वैसे ज़्यादा ही रहता है, लेकिन लोग खरीदते भी नहीं है, मंदी भी रहती है। ठीक, तो ये स्टैगफ्लेशन है। मुद्रा अपस्फीति की बात की जाए, डिसइन्फ्लेशन की बात की जाए तो ये क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। इन्फ्लेशन पर नियंत्रण करने के लिए, मतलब जो महंगाई है उस पर नियंत्रण करने के लिए जानबूझकर डिफ्लेशन लाना, मतलब कोशिश ये करना कि लोगों के हाथ में पैसा कम रहे। पैसा कम रहेगा तो आराम से महंगाई कंट्रोल हो जाएगी। अब पैसा कम करने के लिए अब बैंक रेट को बढ़ा दिया जाता है, बैंक रेट, रेपो रेट, ताकि लोगों के हाथ में पैसा कम जाए। पैसा ज़्यादा रहेगा तो लोग ज़्यादा सामान खरीदेंगे, मतलब आसानी से खरीद लेंगे तो महंगाई बढ़ेगी ही, ज़्यादा सामान खरीदेंगे तो। चलिए, उसके बाद मुद्रा संस्फीति की बात कीजिए, रिफ्लेशन की बात कीजिए तो इसमें जो मंदी आई रहती है ना, डिफ्लेशन आया रहता है, तो मंदी पर नियंत्रण करने के लिए, डिफ्लेशन पर नियंत्रण करने के लिए जानबूझकर इन्फ्लेशन लाना। इन्फ्लेशन कैसे लाएगा, लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा आ जाए, बैंक रेट घटा दीजिए, लोग लोन ज़्यादा लेंगे, पैसे ज़्यादा खर्च करेंगे। ठीक, तो जानबूझकर इन्फ्लेशन लाना है। तो बहुत सारे प्रोसेस होते हैं पैसा को कम करना, ज़्यादा करना मार्केट में, इसके लिए बहुत सारे मेथड होते हैं, हालांकि उसकी बात हम अभी नहीं करेंगे। हल्का फुल्का ये जो वर्ड लिखे, जो ये शब्द थे, जो भी वर्ड्स हैं, इनका मतलब मैंने बता दिया है, इतना आप मोटा मोटी जानेंगे तो काम चल जाएगा। आर्थिक नियोजन अर्थात इकोनॉमिक प्लानिंग की बात की जाए तो देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ उस समय भारत की स्थिति बहुत दयनीय थी। सीमित संसाधन थे और उन्हीं सीमित संसाधन का प्रयोग करके, उन्हीं को यूज करके हमारी जो आवश्यकताएँ थी, जो ज़रूरतें थी, उनको कंप्लीट करना था। ठीक है, तो उन्हीं सीमित संसाधनों को सही ढंग से यूज करते हुए मैक्सिमम आउटपुट प्राप्त करने के लिए आर्थिक नियोजन जो है ना, इसका कॉन्सेप्ट तैयार किया गया। इसमें एक फिक्स्ड हर 5 साल के लिए एक टारगेट को फिक्स किया गया। ठीक है, और उसको प्राप्त करने की कोशिश की गई। अब एक एक करके हम सारी बातें कर लेते हैं। जैसे इसके लिए क्या किया गया, एक योजना आयोग का गठन किया गया, और योजना आयोग का जो गठन हुआ, डेट याद रखिएगा, 15 मार्च 1950, डेट याद रखिएगा। इसका गठन कब होता है, 15 मार्च 1950 को। किसकी सिफारिश पर, केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर। तो ये बात भी ध्यान रख लीजिएगा। हाँ, ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, गैर संवैधानिक निकाय है। ठीक है ना, ये तो हालांकि अब ख़त्म हो चुका है, इसकी जगह नीति आयोग ने ले ली है, लेकिन ये ध्यान रख लीजिएगा एग्जाम पर्सपेक्टिव से। जो हल्की फुल्की बातें हैं ना, इनको ध्यान रख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आप कर पाइएगा। अध्यक्ष की बात की जाए तो अध्यक्ष कौन होते थे, प्रधानमंत्री होते थे। पहले अध्यक्ष की बात की जाए योजना आयोग के, तो वो कौन थे, वही जो प्रधानमंत्री थे उस समय, जवाहरलाल नेहरू। और पहले जो उपाध्यक्ष थे वो कौन थे, गुलजारी लाल नंदा। और हाँ, देखिए, इसको मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया, ये जो लिखा हुआ है ना, काफ़ी अच्छे से पॉलिटी में एक्सप्लेन किया है। फिर से मैं एक बार बता देता हूँ।
एक तो आप सुनते होंगे संवैधानिक, एक संवैधानिक सुनते होंगे और एक सुनते होंगे सांविधिक। संवैधानिक का मतलब ये हुआ कि वैसी संस्थाएं, वैसे संगठन जिनका उल्लेख संविधान में किया हुआ है। जैसे आर्टिकल 280 वित्त आयोग की बात करता है, ये निर्वाचन आयोग की बात कर ली जाए आर्टिकल 324, तो ये सब संस्थाएं कैसी संस्थाएं हैं? संवैधानिक संस्थाएं हैं। वित्त आयोग की बात करें, निर्वाचन आयोग की बात करें, ठीक है, लोक सेवा आयोग की बात करें, तो ये सब संवैधानिक संस्थाएं हैं। ये बात समझ पाए होंगे। उसके बाद एक होते हैं सांविधिक, कुछ सांविधिक होते हैं। सांविधिक, सांविधिक कहने का मतलब ये हुआ कि सदन से एक्ट बनाकर, कानून बनाकर ऐसी संस्थाओं का गठन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप ध्यान रख सकते हैं, जैसे एनजीटी हो गया, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग हो गया, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हो गया, ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग हो गया। तो ये सब सांविधिक संस्थाएं हैं, ये ध्यान रख लीजिएगा। तो संवैधानिक और सांविधिक में आप डिफरेंस समझ पा रहे हैं। योजना आयोग की बात करें तो ये ना तो संवैधानिक है और ना ही सांविधिक है। ये ना संवैधानिक है और ना ही सांविधिक है। ये एक ऐसी संस्था है, ये इसको कार्यपालिका से बस प्रस्ताव पारित करके इस आयोग का गठन कर दिया गया है। तो कुछ आयोग या फिर संस्थाएं ऐसी होती हैं जिनका बस कार्यपालिका से प्रस्ताव पारित करके गठन कर दिया जाता है। तो ये बातें ध्यान रख लीजिएगा। जैसे योजना आयोग है, नीति आयोग है, ठीक है, तो ये सब ना तो संवैधानिक है और ना ही सांविधिक है। ऐसे ही आगे आप देखिएगा, ये राष्ट्रीय विकास परिषद की बात कर ली जाए तो ये भी ना तो संवैधानिक है और ना ही सांविधिक है। ठीक, तो ये सारी बातें ध्यान रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय विकास परिषद की बात कर ली जाए तो इसका गठन 6 अगस्त 1952 को किया जाता है, तो डेट ध्यान रख सकते हैं। और ये भी ना तो संवैधानिक है और ना ही सांविधिक संस्था है, तो ये ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद बात करें, हाँ, इसके जो अध्यक्ष होते थे प्रधानमंत्री, अब इसका कोई महत्व तो नहीं रहा है योजना आयोग के खत्म होने के बाद। इसके बाद ये, हाँ, ये सब ध्यान रख सकते हैं कि इसका कार्य क्या था, कि योजना आयोग द्वारा जो तैयार की गई योजनाएं थी उनको अंतिम रूप देना, ये सब कार्य था। बाकी योजना के निर्माण में राज्य की भूमिका को सुनिश्चित किया जाता था इस परिषद के माध्यम से। तो ये सारी बातें हैं, अब इसका बहुत महत्व नहीं रह गया है। बाकी आप एग्जाम पर्सपेक्टिव से थोड़ी बहुत बातें ध्यान इसमें से रख सकते हैं, जैसे गठन की बात कर लीजिए, अध्यक्ष की बात कर लीजिए, और ये कैसी संस्था है, तो ये ध्यान रख लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, ये तो ना तो संवैधानिक है और ना ही सांविधिक है। उसके बाद चलिए जल्दी से जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं हैं और उनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उनको जल्दी से देख लेते हैं। जैसे प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करें तो ये टाइम पीरियड भी थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। 1951 से 56 तक ये चलती है योजना। और ये किस मॉडल पर आधारित थी, ध्यान रख लीजिएगा, हैरर-डोमर मॉडल, हैरर-डोमर मॉडल। और जो प्रमुख बल दिया गया था इस योजना के अंतर्गत, किस पर बल दिया गया था? कृषि पर। ये जरूर ध्यान रख लीजिएगा, कृषि इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ सिंचाई हो गया, विद्युत, ये भाखड़ा, इसी के अंतर्गत देखिएगा भाखड़ा नांगल बांध, हीराकुंड बांध, दामोदर घाटी परियोजना की स्थापना की जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये जरूर ध्यान रख लीजिएगा, कृषि पर मुख्य रूप से बल दिया गया था। उसके बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात कर ली जाए तो ये टाइम पीरियड भी ध्यान रख सकते हैं, 1956 से 61। ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। और इसमें जो विशेष बल दिया गया, जो प्रमुख रूप से बल दिया गया, वो किस पर दिया गया? भारी उद्योग एवं आधारभूत उद्योग पर। तो ये जरूर ध्यान रख लीजिएगा। इसी के तहत देखिएगा कि उड़ीसा के राउरकेला में किसकी हेल्प से? जर्मनी की हेल्प से। छत्तीसगढ़ के भिलाई में, ठीक है, सोवियत संघ की हेल्प से। और जो ये पश्चिम बंगाल यहाँ पर देख रहे हैं, पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में ब्रिटेन की हेल्प से इस्पात संयंत्र की स्थापना। उसके बाद तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात कर लीजिए, जो कि 1961 से लेकर 66 तक चली। तो ये एच.सी. चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित है। और इसमें जो विशेष बल दिया गया था, किस पर दिया गया था? आत्मनिर्भरता पर। लेकिन आत्मनिर्भरता की बात क्या ही करें, ये इसी बीच देखिएगा आपकी 2 युद्ध हो जाएंगे। युद्ध के बाद अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। और भी 2 युद्ध होते हैं, एक तो चाइना के साथ युद्ध होगा 1962 में और पाकिस्तान के साथ हो जाएगा 65 में, जिसकी वजह से ये इस योजना की बात करें, इस पंचवर्षीय योजना की बात करें तो ये काफ़ी असफल हो जाता है। मतलब सबसे ज़्यादा अगर कोई असफल योजना है तो ये यही है। यहाँ पर मैंने लिख दिया असफल, सर्वाधिक असफल योजना ये रहती है। ठीक है, तो ये बात आप समझ सकते हैं युद्ध की वजह से। उसके बाद आप देखिएगा चौथी पंचवर्षीय योजना की बात कर ली जाए तो देखिए 69 से 74 तक। और ये अशोक रुद्र मॉडल पर आधारित है। इसमें फिर वही, वहाँ पर आत्मनिर्भरता तो हमें मिल नहीं पाई थी, तो फिर से वही लक्ष्य रहता है, आत्मनिर्भरता। और यहाँ पर ध्यान रख लीजिएगा, यहाँ पर गैप आप देख रहे होंगे, ये 66 के बाद देखिए ये 69 दिख रहा है आपको, तो बीच में योजना अवकाश आ जाएगा, जिनको हम अलग से यहाँ पर देख लेंगे। यहाँ पर मैंने दिखाया है, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए।
तो योजना अवकाश के बाद 1969 से 74, ये ध्यान रख लीजिएगा। ये चौथी पंचवर्षीय योजना है, अशोक रुद्र मॉडल पर आधारित है। इसमें फिर से आत्मनिर्भरता एवं स्थिरता के साथ विकास पर बल दिया गया, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। फिर पांचवी पंचवर्षीय योजना की बात कर ली जाए ना, तो देखिए क्या होता है। इसकी बात करें तो ये 74 से 78 आप देख रहे हैं, मतलब पंचवर्षीय योजना है, लेकिन एक साल पहले ही ये योजना समाप्त हो जाती है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार मतलब इंदिरा गांधी की सरकार चली जाती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, सरकार बदल जाती है। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना की बात कर लिए तो ये डीपी धर मॉडल पर आधारित है। इसमें जो विशेष बल दिया गया वो किस पर दिया गया, पहली बार ये बल दिया गया, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा एग्जाम पर्सपेक्टिव से, गरीबी उन्मूलन पर पहली बार बल दिया गया। ठीक है, लेकिन ये मैंने लिख ही दिया है, 1 वर्ष पहले यह योजना समाप्त हो जाती है। और ये आपको पता ही है कि इंदिरा गांधी के टाइम में ही परिवार नियोजन कार्यक्रम भी लाया गया था, तो ये बात भी आप ध्यान रख सकते हैं इसी योजना के तहत। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये कांग्रेस की सरकार चली जाएगी, फिर 2 साल के लिए फिर से योजना अवकाश आ जाएगा, जिसको रोलिंग प्लान के नाम से जानते हैं। यहाँ पर मैंने दिखाया है, बाद में देख लेते हैं, सबको मैंने दिखा दिया है यहाँ पर। ठीक है, तो 1978 से लेकर 80 तक, 80 में फिर सरकार आएगी कांग्रेस की। फिर छठी पंचवर्षीय योजना यहाँ पर आप देखेंगे 1980 से लेकर 85 तक। फिर आगे वही गरीबी निवारण, रोजगार सृजन, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बातें नहीं है। उसके बाद हाँ, सातवीं पंचवर्षीय योजना की बात कर ली जाए तो फिर उसके आगे 85 के बाद चले जाइए 85 से 90 तक, 85 से 90 तक की बात कर ली जाए तो इसमें जो विशेष बल दिया गया वो भोजन, काम और उत्पादकता पर बल दिया गया, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद आठवीं पंचवर्षीय योजना की बात करें, यहाँ पर फिर देख लीजिए 90 के बाद ये देख रहे हैं 90 से 92 हो गया है, तो फिर इसमें अवकाश आएगा, तो उसको अलग से हम देख लेंगे, टेंशन मत लीजिए। तो 92 से 92 से 97 की बात कर लीजिए। इसकी बात करें आठवीं पंचवर्षीय योजना की बात कर लीजिए तो ये डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित है, ये ध्यान रख सकते हैं। और जो विशेष बल दिया गया वो किस पर दिया गया, ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन के विकास पर बल दिया गया, इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रख लीजिएगा, मानव संसाधन के विकास पर। उसके बाद नवीं पंचवर्षीय योजना की बात कर लिया है तो आगे देखिए कोई योजना अवकाश नहीं आने वाला है, तो 1997 से लेकर 2002 तक। ठीक है, इसमें जिस पर विशेष बल दिया गया, प्राथमिकता जिनको दी गई वो है सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ आर्थिक विकास। ठीक है, तो ये सब आप देख सकते हैं। फिर 10वीं पंचवर्षीय योजना की बात कर ली जाए तो मोटा मोटी यही सारी बातें थी, प्राथमिकता इन्हीं को दी गई। उसके बाद ये दोनों इंपॉर्टेंट है। 11वीं 12वीं पंचवर्षीय योजना की बात कर ली जाए तो देखिए 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से लेकर 12 तक, इसकी अगर बात करें तो इसमें जो विशेष बल दिया गया, प्राथमिकता के जो क्षेत्र हैं वो कौन से हैं, तीव्रतर एवं समावेशी विकास। समावेशी विकास कहने का मतलब ये हुआ, इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब ये हुआ कि सबको एक साथ लेकर चलना है। ठीक है, ऐसा समझ लीजिए, सबका साथ सबका विकास। ठीक है, तो समावेशी विकास की बात की, हर तरह से विकास, हर रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, हर रूप से विकास पर बल दिया गया। समावेशी विकास आप ध्यान रख लीजिएगा, इंक्लूसिव ग्रोथ। और उसके बाद 12वीं पंचवर्षीय योजना की बात कर ली जाए तो इसमें होगा तीव्र, धारणीय, सस्टेनेबल। ठीक है, तीव्र, धारणीय एवं अधिक समावेशी विकास। तो ये सारी बातें हैं, आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद योजना अवकाश की बात कर ली जाए तो ये देखिए 66 से 69 आप देखें गैप, 66 से 69 में देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1-1 साल की योजनाएं चलाई जाएंगी, 1-1 साल की, 66 से 67, 67 से 68, 68 से 69, 1-1 साल की। ठीक है, और इसी योजना अवकाश के अंतर्गत आप देखिएगा 66 से 69 के बीच में एक क्रांति होगी, हरित क्रांति। तो ये ध्यान रख लीजिएगा, योजना अवकाश के अंतर्गत ही हरित क्रांति आती है, ये जरूर ध्यान रख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आगे देखिएगा ये कि कौन सी पंचवर्षीय योजना के बाद ये जो रोलिंग प्लान है ये आ जाता है, किस पंचवर्षीय योजना के बाद, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद। इसमें भी देखिए इसके अंतर्गत 1-1 वर्षीय योजनाएं चलाई जाती हैं। फिर आप देखिएगा, हाँ ये मैंने लिख ही दिया है, 66-67 में हरित क्रांति की शुरुआत होती है। ठीक, तो ये सारी बातें हैं। फिर 90-92 में योजना अवकाश होगा, तो ये सब देख लीजिएगा। उसके बाद ये देख सकते हैं आप, कुछ एक फैक्चुअल बातें हैं, जैसे भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था की रचना की जाती है किनके द्वारा, एम विश्वेश्वरैया 1934 में, जिसमें भारत में नियोजन का पहला विवरण देखने को मिलेगा। राष्ट्रीय नियोजन समिति की बात कर ली जाए 1938 में इस समिति का गठन किया जाता है किनके द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तो ये ध्यान रख सकते हैं। अध्यक्षता किनके द्वारा की जाती है, इस समिति की जो अध्यक्षता की जाती है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो ये सारी बातें ध्यान रख लीजिएगा। नीति आयोग की बात कर लीजिए तो आपको पता है, नीति अर्थात नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसकी स्थापना की जाती है 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर। तो योजना आयोग की जगह पर
नीति आयोग का गठन किया जाता है। और ये पता है आपको, ये मैंने समझा ही दिया है कि योजना आयोग ना तो संवैधानिक है ना सांविधिक है, वैसे ही नीति आयोग ना तो संवैधानिक संस्था है ना ही सांविधिक है, तो ये ध्यान रख लीजिएगा। उद्देश्य की बात कर लीजिए तो आप समझ ही रहे हैं कि योजना आयोग के स्थान पर इसको लाया गया है तो नीतियों के क्रियान्वयन में तेजी लाना, केंद्र राज्य समन्वय को बढ़ाना और थिंक टैंक के रूप में ये कार्य करता है। तो ये सारी बातें आप ध्यान रख सकते हैं। अध्यक्ष की बात करें तो वैसे ही योजना आयोग की तरह इनके नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष की बात कर लीजिए तो ये प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। वर्तमान में बात कर ली जाए तो जो उपाध्यक्ष हैं वो सुमन कुमार बेरी हैं, और पहले जो उपाध्यक्ष थे वो कौन थे, अरविंद पनगड़िया, जो कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद हाँ, वर्तमान में जो सीईओ है BVR सुब्रमण्यम है, और पहले जो थे वो कौन थे, सिंधुश्री हुल्लर। तो ये ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं उसके बाद देखिए मुद्रा की बात करें। ये मुद्रा में आ गए आपको मुद्रा पूर्ति के मापक, मौद्रिक नीति, क्वालिटेटिव की बात कर ली जाए, क्वांटिटेटिव की बात कर ली जाए, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, डिमांड ड्राफ्ट। उसके बाद हाँ ये सारी चीज़ें हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, रिकरिंग डिपॉजिट्स, कैश सर्टिफिकेट्स, स्टाफ सिक्योरिटी सर्टिफिकेट, कंसेप्चुअल कुछ बातें हैं जैसे कि ये NDTL है, CRR, SLR, बैंक रेट, LAF, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद STFR, फिर ये ओपन मार्केट ऑपरेशन है, फॉरेक्स रिजर्व की बात कर ली जाए। ये तो 69 BPSC में क्वेश्चन पूछ लिया था, ये चारों ऑप्शन में दे दिया गया था, चारों के चारों। खैर इसके बाद भुगतान संतुलन है, फिर इसी में आगे आइएगा इधर FDI है, FPI है, SDR विशेष आहरण अधिकार की बात कर लिया। फिर इसमें से प्रमुख औद्योगिक नीति की बात कर ली जाए तो ये भी 69 में पूछ लिया गया था BPSC में, ये वाला। उसके बाद आगे आइएगा तो MSME है, फिर गरीबी है, गरीबी मापने के लिए कौन कौन सी समितियां बनाई गई थी, मापने के साधन कौन कौन से हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद कुछ एक महत्वपूर्ण समितियां नीचे हैं। उसके बाद बजट की बात करें तो देखिए ये बजट से संबंधित कुछ एक महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ हैं। चलिए एक बार बजट को देख ही लेते हैं। यहाँ पर जो स्टैटिक पोर्शन है बजट की बात करें तो, जैसे कि बजट की बात करें तो जो ये फ्रेंच शब्द से लिया गया है। फ्रेंच शब्द कौन सा, बॉगेट। इसका अर्थ क्या होता है, एक चमड़े का थैला। तो ये सब आप ध्यान रख सकते हैं। हाँ, बजट की बात करें तो इसका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है, बल्कि बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संविधान में उल्लेख किया गया है। वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112 में केंद्र की बात कर ली जाए तो, और राज्य की बजट की मतलब राज्य के वार्षिक वित्तीय विवरण की बात कर ली जाए तो अनुच्छेद 202 में। तो ये बातें ध्यान आप रख लीजिएगा। उसके बाद बात करें तो भारत का जो पहला बजट पेश किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, 1860 में किया जाता है, जेम्स विल्सन के द्वारा। ठीक है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसके द्वारा पेश किया जाएगा, तो आर के षणमुखम चट्टी के द्वारा 26 नवंबर 1947 को। उसके बाद ये देखिएगा गणतंत्र भारत का प्रथम जो बजट पेश किया जाता है वो जॉन मथाई के द्वारा 28 फरवरी 1950 को। तो ये कम से कम ये इस भी ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ देख लीजिए हाँ कि लगातार, यहाँ देखिएगा कन्फ्यूज नहीं होगा, लगातार सर्वाधिक बार माने लगातार बिना गैप के लगातार सबसे ज़्यादा बार बजट किनके द्वारा पेश किया गया है, तो निर्मला सीतारमण के द्वारा 7 बार। लगातार की बात कर ली जाए, समग्र रूप से बात कर ली जाए कि सर्वाधिक बार बजट किसने पेश किया है, तो वो कौन है, मोरारजी देसाई, 10 बार इन्होंने पेश किया है। ठीक है, तो ये सारी बातें आप ध्यान रख लीजिएगा। और उसके बाद ये ध्यान रख सकते हैं कि रेलवे बजट को अब आम बजट में शामिल कर दिया गया है, मतलब 2017 से शामिल कर दिया गया है। इसको अलग कब कर दिया गया था, 1924 में एकवर्थ समिति के अनुसार इसको अलग किया गया था। हाँ, रेल बजट को आम बजट में शामिल किया गया है किस समिति के सिफारिश पर, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद देखिए बजट से रिलेटेड कुछ एक महत्वपूर्ण शब्द हैं जिनको थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर बजट का आपको पता है इनकम और एक्सपेंडिचर के आधार पर सारा पूरा खाका ब्यौरा तैयार किया जाता है। तो देखिए इनकम की बात कर ली जाए तो आपको पता है कि 2 तरह की इनकम आपको देखने को मिलेंगी, राजस्व प्राप्तियाँ, इनकम अर्थात प्राप्तियों की बात कर ली जाए तो एक तो राजस्व प्राप्तियाँ, एक पूंजीगत प्राप्तियाँ। ठीक है, और व्यय में भी वही देखिएगा, राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय। जैसे यहाँ पर देखिए राजस्व प्राप्तियों की बात कर लिया तो ये बात ध्यान रखिएगा, बस ये एक एक लाइन जो मैंने ऊपर लिखा है ना यहाँ पर, ये ध्यान रख लीजिएगा। जैसे देखिए यहाँ पर
राजस्व प्राप्तियों की बात कर ली जाए तो ये जो है ना, देखिए इससे क्या होगा, ना तो कर्ज बढ़ेगा और ना ही संपत्ति कम होगी। कहने का मतलब ये हुआ कि जो सरकार को कमाई होती है, मोटा मोटी ऐसे समझ लीजिए, तो सभी प्रकार के जो टैक्सेज हैं, इनडायरेक्ट टैक्स की बात कर लीजिए, डायरेक्ट टैक्स की बात कर लीजिए, ठीक है, अब तो जीएसटी आ गया है, तो सभी प्रकार के जो कर हैं उनसे जो पैसे आ रहे हैं तो राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत आ जाएंगे। फिर पीएसयू जो भी है, उनकी जो इनकम है, उपहार एवं जो अनुदान मिलता है, इनको ग्रांट मिलता है, हाँ कोई भी फीस है, फाइन लगाया जाता है, लाइसेंस वगैरह बनाया जाता है, तो उनसे जो पैसे वैसे आ रहे हैं, हाँ इन्होंने जिनको ऋण, किसी को ऋण दिया है, उनसे जो ब्याज आ रहा है आदि, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये ध्यान रख लीजिएगा, ये राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत आ जाएंगी। इनसे क्या होगा, इनसे ना तो इनका कर्ज बढ़ेगा ना ही संपत्ति कम होगी। समझ पा रहे हैं आप इस बात को। उसके बाद पूंजीगत प्राप्तियों की बात कर लीजिए तो ये ध्यान रख लीजिएगा, या तो कर्ज बढ़ेगा इसमें या फिर संपत्ति कम होगी। जैसे आपको पता है कि कर्ज लेने की जरूरत पड़ती है, तो कर्ज लेने की जरूरत पड़ेगी तो वो पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत ये आ जाएगा। पुरानी संपत्ति को बेचना पड़ सकता है पूंजी के लिए, ठीक है, तो पुरानी संपत्तियों को बेचना पड़ सकता है, या फिर जो कंपनी है, सरकार की जो कंपनी है, उसमें किसी और को मतलब निवेश देना पड़ेगा। विनिवेश कहने का मतलब ये हुआ डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश की जरूरत पड़ेगी, शेयर देना पड़ेगा। या फिर क्या किया जाता है, जो सरकार ने लोन दिया हुआ है उसकी वसूली की जा सकती है। तो ये सब पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत आ जाएंगी। तो ये सब कुछ एक एग्जाम्पल से ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद ये जब समझ गए हैं थोड़ा बहुत, तो ये जो व्यय है ना, व्यय को भी आसानी से समझ सकते हैं। जैसे देखिए, तो व्यय की अगर बात करें, राजस्व व्यय की बात कर ली जाए तो देखिए इसमें ना तो कर्ज कम होगा और ना ही संपत्ति बढ़ेगी। जैसे यहाँ पर आप समझें, ना तो कर्ज बढ़ेगा ना ही संपत्ति कम होगी। तो इसमें क्या किया जाएगा, सरकार जो है अपने कर्मचारियों को वेतन देगी। वेतन की बात कर लीजिए, पेंशन की बात कर लीजिए, या फिर जो स्कॉलरशिप दी जाती है सरकार के द्वारा, या फिर सब्सिडी की बात कर ली जाए, या फिर सरकार ने अगर कोई लोन वोन लिया है तो जो ब्याज व्याज दिया जा रहा है, ठीक है, तो ब्याज भुगतान की बात कर ली जाए, या फिर राज्यों को जो अनुदान ग्रांट वगैरह दिया जाता है। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल्स है, तो ये सब ध्यान रख लीजिएगा। इन सब एग्जाम्पल से आप समझ पाए होंगे। जिससे राजस्व व्यय की बात कर ली या फिर राजस्व प्राप्तियों की बात कर लीजिए, तो इससे आप समझ पा रहे होंगे कि ये सब सरकार के रेगुलर के, यहाँ पर देखिए अगर इनकी बात करें, रेगुलर के खर्चे हैं, ठीक है, ये रेगुलर की जो ये प्राप्तियाँ हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आप समझ पा रहे होंगे। प्राप्तियों के अंतर्गत, हाँ पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत बात की जाए तो ये दीर्घकालिक टाइप के होते हैं, ठीक है। और राजस्व प्राप्तियों की ये सब बात करें तो इसमें सरकार की देनदारी नहीं होती है, लौटाना वटाना नहीं होता है, ठीक है। वही पूंजीगत व्यय की बात, तो ये सब बातें आप समझ पाए होंगे। उसके बाद यहाँ पर ये देख लीजिए, तो पूंजीगत व्यय की बात कर ली जाए तो अब तो सब समझ ही गए होंगे। जैसे देखिए यहाँ पर मैंने लिख ही दिया है, या तो इसमें कर्ज कम होगा या फिर संपत्ति बढ़ेगी। कैसे, देखिए कर्ज को वापस किया जाएगा इसके अंतर्गत, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया जाएगा। कैसे, सड़क में बांध, स्कूल, अस्पताल आदि का निर्माण कराया जाएगा। इन सब चीज़ों पर व्यय किया जाएगा, खर्च किया जाएगा, पूंजी पर काम किया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें है, ये पूंजीगत व्यय के अंतर्गत आ जाएंगे। तो एग्जाम्पल सब थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद देखिए कुछ एक प्रकार है बजटीय घाटे के। बजटीय घाटे के कुछ एक ये के होगा, के प्रकार हैं। जैसे राजस्व घाटा की बात कर ली जाए तो ये तो नाम से ही पता चल रहा है, ये बहुत मुश्किल नहीं है। इसमें जो राजस्व दिख रहा है ना, राजस्व में ही घाटा हो। कहने का मतलब ये हुआ, घाटा कब होगा, जब इनकम से ज़्यादा खर्च कर देंगे, मतलब जो व्यय होगा वो प्राप्तियों से ज़्यादा होगा, ठीक है, तो वहाँ पर घाटा हो जाएगा। उसके बाद राजकोषीय घाटा की बात कर ली जाए तो ये ध्यान रख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर राजकोषीय की बात करें, देखिए राजस्व की बात करें तो इसमें राजस्व के कॉन्टेक्स्ट में ही हम बात करेंगे। राजस्व घाटा बोला गया है तो मतलब राजस्व व्यय ज़्यादा हो जा रहा है राजस्व प्राप्तियों से। वही राजकोषीय घाटा की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर हम कुल की बात करेंगे। कुल अर्थात प्राप्तियाँ दो तरह से हो रही हैं ना, यहाँ पर देखिए, एक तो राजस्व प्राप्तियाँ हो रही हैं, एक पूंजीगत प्राप्तियाँ हो रही हैं। तो इन दोनों को मिला देंगे तो ये हो जाएगी कुल प्राप्तियाँ। वैसे ही यहाँ पर राजस्व व्यय हो रहा है, यह पूंजीगत व्यय हो रहा है, इन दोनों को मिला देंगे तो ये हो जाएंगे कुल व्यय। तो वही बात हो रही है यहाँ पर। राजकोषीय घाटा की बात कर ली जाए यहाँ पर, तो कुल व्यय क्या हो जाता है ना, ये कुल प्राप्तियों से ज़्यादा हो जाता है। बट इसमें एक बात का ध्यान रखिएगा, ऋण को इसमें काउंट नहीं कीजिएगा, कर्ज को काउंट नहीं कीजिएगा। राजकोषीय घाटा की बात कर लिया तो कर्ज को इसमें काउंट नहीं करना है। जैसे यहाँ पर अगर राजस्व घाटा निकालना है तो राजस्व व्यय में से ये माइनस कर देंगे राजस्व प्राप्तियाँ। वैसे ही यहाँ पर राजकोषीय घाटा की बात कर लिया तो कुल व्यय में से क्या माइनस कर देंगे, राजस्व प्राप्तियाँ, ठीक है, ये ध्यान रख लीजिएगा। राजस्व प्राप्तियाँ, कुल प्राप्तियाँ भी यहाँ पर लिख सकते हैं, बट वहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है,
ऋण को नहीं काउंट करना है, ठीक है। उसी को ऐसे लिखा गया है, यहाँ पर देखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। कुल व्यय में से माइनस किया गया है राजस्व प्राप्तियाँ, और यहाँ पर पूंजीगत प्राप्तियाँ भी माइनस करना है, और ये कुल माइनस करना है। कहने का मतलब ये हुआ, लेकिन ये ध्यान रखना है कि जो ये पूंजीगत प्राप्तियाँ हैं ना, इसमें ऋण को काउंट नहीं करना है। गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियों को माइनस करना है कुल व्यय से। राजस्व प्राप्तियाँ तो माइनस करना ही है, ये दोनों माइनस करेंगे ना, कुल माइनस करेंगे, लेकिन ऋण को काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये बात आप समझ पाएंगे। कहने का मतलब ये हुआ, राजकोषीय घाटा की बात कर ली जाए तो मान लीजिए कि कुल जो व्यय किया गया है 150 रुपये व्यय खर्च कर दिए गए हैं, और इनकम मान लीजिए कितने का था, आय इनकम कितनी हुई थी 100 रुपये, 100 रुपये की प्राप्ति हुई थी, और खर्च कितने हो गए हैं 150 रुपये। घाटा कितने का हो गया 50 का, 50 का। तो ये 50 की बात करें तो ये सरकार के द्वारा कैसे पूरा किया जाएगा, ऋण लेकर। समझ पा रहे हैं आप इस बात को, ऋण लेकर। तो ये एग्जाम्पल में जो 50 रुपये का घाटा आपने देखा, ये घाटा जो है ये कैसे पूरा किया गया। घाटा पूरा करने का मतलब ये हुआ कि जो अधिक खर्च किए गए हैं, ये अधिक खर्च कहाँ से किया गया होगा, ऋण लेकर, ऋण लिया गया होगा। तो इससे ये बात आप समझ गए होंगे। राजकोषीय घाटा की बात करें तो इसको एक और तरीके से बोल सकते हैं कि ये जो है ना, ये सरकार की समस्त उधारियां हैं, मतलब इसको चुकाना पड़ेगा, कहीं से ये लिया गया होगा। हाँ, उसके बाद प्राथमिक घाटा की बात कर ली जाए। उसके बाद प्राथमिक घाटा की बात करें तो ये ध्यान रख लीजिएगा, ये मैंने अभी समझा ही दिया है। राजकोषीय घाटा जो है ये ऋण ही है, समस्त ऋण है ये। तो ऋण में से अगर ब्याज भुगतान माइनस कर देते हैं, जो ब्याज दिया जा रहा है सरकार के द्वारा, ब्याज को साइड कर दीजिए, तो आपको प्राथमिक घाटा का अंदाज़ा लग जाएगा, प्राथमिक घाटा का आइडिया लग जाएगा, ठीक है। ब्याज को माइनस कर दीजिए ऋण में से। उसके बाद ये ध्यान रख सकते हैं, प्रभावी राजस्व घाटा की बात कर लिया तो राजस्व घाटा में से संपत्ति निर्माण पर जो व्यय किया जाता है, या फिर राज्य को, अगर भारत सरकार की बात करें तो राज्य को जो दी जाने वाली, ये नीचे मैंने लिखा है कैपिटल ग्रांट, जो राज्य को अनुदान दिया जाता है, ठीक है। तो राजस्व घाटा में से संपत्ति निर्माण पर व्यय अगर खर्च ये माइनस कर दिया जाता है तो प्रभावी राजस्व घाटा आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी कुछ एक कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स हैं जिनको हम एक अलग वीडियो में, छोटे से वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।